वेलकम बैक वंस अगेन माई सेल्फ प्रांशु कुमार पाठक। और ये जो सीरीज़ हमने स्टार्ट किया है वो आपको इसलिए स्टार्ट किया है ताकि आपको डीबीटी एग्जामिनेशन हॉल में आपको फियर कम हो जाए और आप आराम से क्वेश्चन आंसर को देखें। अब बेसिकली जो मैं कवरअप कर रहा हूँ क्वेश्चन इन्हीं सेशन से आएंगे दोस्तों। तो आपको कोशिश करना है मैं एक इमेज यहाँ पे लगाया हूँ अपना, इसलिए क्योंकि ये मेरा लैब का है तो अल्टीमेटली आप लोग ट्राई कर रहे हो किसी न किसी लैब में जाने के लिए, ठीक है। तो आपको सही में मेहनत बहुत करना पड़ेगा और मेहनत कैसे करना है ये आप पे डिपेंड करता है, बस हम आपको हेल्प करेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और पार्ट 2 में बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया है जीएफपी व्हेन ओवर एक्सप्रेस्ड इन ए, हम चलिए पेन ले लेते हैं पहले ताकि हमें, सॉरी ये पेन नहीं है, ये पेन लेंगे। चलिए जीएफपी व्हेन ओवर एक्सप्रेस्ड इन ए सेल रिमेन मोस्टली इन साइटोसोल, ठीक है। A GFP construct is modified in such that resultant GFP protein will have conjugated with polypeptide proline, lysine, 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 arginine, arginine, lysine, valine at the end terminus. Such GFP construct will expressed in cell. That modified GFP protein will localize to. देखिए जनरली जीएफपी साइटोसोल में होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो सिग्नल सीक्वेंस है वो किस चीज़ का सिग्नल सीक्वेंस है? लार्जिनिन और लाइसिन और अर्जिनिन कहाँ होता है बताओ? लाइसिन और अर्जिनिन दोस्तों न्यूक्लियस में होता है। तो भैया ये कहाँ लेके जाएगा आपको? एन टर्मिनस अगर न्यूक्लियस का है तो ये क्या पूरी की पूरी जो जीएफपी आपको लोकलाइज होगी कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप में वो न्यूक्लियस में होगी, ठीक है। समझ में आई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है यहाँ पे in a mammalian cell protein synthesis is regulated at a level of initiation by various kinases, ठीक है। during viral infection which one of the following kinase is involved in regulating the step formation of EIGF to met tRNA है ना? इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में ए बनाने के लिए कौन बनाता है? तो इसमें आता है जिसे हम कहते हैं प्रोटीन काइनेज आरएनए डिपेंडेंट, दैट इज PKR। तो इसको दिमाग में आपको याद रखना है। और जो बाकी चीज़ें हैं ना क्वेश्चन, बाकी जो आपके ऑप्शंस हैं इनको भी आपको ध्यान से रखना है याद, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइड चेन ऑफ अमीनो एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लोरेसेंस इन प्रोटीन। जब भी आप नैनो ड्रॉप पे रीडिंग लेने जाते हैं तो आप चेक करते हैं 260/280। what you are doing, you are going to check the fluorescence, फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस एक दो फॉर्म में बनाता है, इसको भी आप अच्छे से अगर टाइम मिले तो पढ़ लीजिए, ठीक है। 260/280 रेशियो और एक और रेशियो होता है 260/230। आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि ये दोनों किस चीज़ के लिए होता है, मैं इसका बता देता हूँ, इसका आपको बताना है, ठीक है। दोनों इम्प्योरिटीज़ के लिए चेक करने के लिए हम लोग चेक करते हैं। 280 का रेशियो है 1.8 अगर आता है, 1.8 के आसपास आता है तो वो DNA है, और 2.0 के आसपास है तो वो RNA है, ठीक है। वो एक अच्छा DNA और RNA का डिफरेंस आप देख सकते हो, ठीक है। तो इन जो बेसिकली 280 पे चेक करते हैं वो प्रोटीन की इम्प्योरिटी चेक करते हैं, क्योंकि जो एरोमेटिक रिंग होता है अमीनो एसिड का वो क्या होता है, वो उसे रिंग करता है। तो इसमें जो आप जो रिंग देख रहे हैं वो इंडॉल रिंग है जो कि फ्लोरेसेंस को डिपिक्ट कर रहा होता है, ठीक है। समझ में आई बात? वो कहाँ इंडॉल रिंग किस अमीनो एसिड में होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। ग्वानिडीनियम ग्रुप किस में होता है, फिनोलिक ग्रुप किस में होता है, इमिडाजोल किस में होता है? चलिए इमिडाजोल बता देता हूँ, इंडॉल रिंग नहीं बताऊंगा, बाकी सब बता देता हूँ। फिनोलिक ग्रुप किस में मिलेगा? फिनोलिक ग्रुप किस में मिलेगा? टायरोसिन में, क्योंकि इसमें फिनाइलएलिन और टायरोसिन में फिनोलिक ग्रुप मिलेगा, ठीक है। अब है इमिडाजोल, इमिडाजोल कहाँ मिलेगा आपको? हिस्टिडीन में। ग्वानिडीनियम ग्रुप जो होता है अर्जिनिन अमीनो एसिड में होता है। और इंडॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए बता देता हूँ, ट्रिप्टोफान में होता है, ठीक है। बाकी आप कोशिश कीजिए। यहाँ पे दिया था अमीनो एसिड, यहाँ पे दिया तो ये क्या है, एरोमेटिक रिंग कंटेनिंग है, तो ये क्या होगा, हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड होगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए। DNA molecular level with N15 and N14 been be separated by N15 क्या है, एक हैवी नाइट्रोजन है और एक लाइट है। तो हैवी और लाइट के लिए आप क्या करेंगे, डेंसिटी ग्रेडियंट अल्ट्रासेंट्रीफ्यूजन करेंगे, आराम से दोनों सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और रियली मैं बता रहा हूँ ये कई बार क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको इसको क्या करना है, ध्यान से याद रखना, इसके बारे में कोशिश करना है कि आपको एक कॉन्सेप्ट तैयार करना है रेदर देन कि आप रट लो, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो इसको कि ये कैसे कैसे मिलेगा, ठीक है। क्रोमेटोफोक्सिंग किस लिए होगा, आप सोचो, क्रोमेटोफोक्सिंग किस लिए यूज होगा? क्रोमेटोफोक्सिंग से हम क्या करेंगे, चलिए और देख लीजिए, फिनाइल से अप्रोच क्या करेगा। अब आप ऑप्शन देखिए, P का 2,
पीएच ग्रेडियंट। अगर क्रोमेटोफेक्सिंग कर देंगे तो पीएच का एक ग्रेडियंट आपको दे देगा, ठीक है। अब दूसरी बात है कि DAE सेफ्रोज क्या करेगा। DA जो सेफ्रोज है इंक्रीजिंग NaCl ग्रेडियंट, इसके बेसिस पर वो आपको कर देगा, ठीक है। और जो G1 सेफ्रोज जो 150 सेफ्रोज जो डेक्स है, ये क्या होता है कि ये रिस्पॉन्सिबल होता है आपको आइसोक्रेटिक ग्रेडियंट को मेंटेन करने के लिए, R31। और फिनाइल सेफ्रोज क्या करेगा कि जो आपका जो अमोनियम परसल्फेट है उसका ग्रेडियंट आपको देगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये होगा फिनाइल सेफ्रोज का काम। तो इस तरीके से आपको राइट आंसर मिल गया। चलिए, तो आपको याद नहीं करना है चीज़ों को, कोशिश करना है कि आप प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करें, तब आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। सेम चीज़ें यहाँ पे दोबारा दिया गया है, ठीक है, और ये 2017 में पूछा गया। तो एक क्वेश्चन मैंने सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन रिपीट होता है DBT में, इसीलिए आपको मैं अक्सर बोल रहा हूँ कि आप क्या करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखो। इसमें भी आप देखो DAE पहला है, DAE से फेल, तो ये क्या करेगा, सोडियम क्लोराइड के कंसेंट्रेशन को इंक्रीज करेगा। अभी वहाँ पे सेम था। क्रोमेटोफोक्सिंग क्या करेगा, पीएच का ग्रेडियंट बनाएगा, 3 का R, सॉरी 3 का S, पीएच ग्रेडियंट देख रहे हैं। अब ये है G100 या जो भी कहिए, ये क्या किस लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, 4P यानी आइसोक्रेटिक ग्रेडियंट बनाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सेम क्वेश्चन 2016 में पूछा है और 16 में और 17 दोनों में पूछा है। तो ऐसे मतलब आप अगर कॉन्सेप्ट तैयार रखेंगे तो आपको आसान होगा। ये फिर मैं आपको कहूँगा, ये सारे जो GTP ये जो फैमिली हैं इनको आप अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। इसीलिए मैंने ये सारा एक जगह आपको इकट्ठा करके दिया है, 2 क्वेश्चन एक जगह करके दिया है, ताकि आप 2 ईयर्स के क्वेश्चन है, मगर हाँ इससे क्वेश्चन में भी इस ईयर भी आपको दिख जाए। तो साइटोस्केलेटन जो होता है उसको मेंटेन करने के लिए रो आता है, और जो वेसिकल फ्यूजन के लिए GTP आता है वो रैब आता है, और न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट में रैन GTP आता है, ठीक है। और आपको रैस का बताना है, रैस सिग्नलिंग आता है RTK में, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज में आता है रैस GTP, ठीक है। रैस का इन्वॉल्वमेंट वहाँ पे होता है, तो आप वहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा, सेल सिग्नलिंग का टॉपिक है, ठीक है। तो अब मेरा कहने का मतलब यह है कि आप इन लोगों, इन जो रो की फैमिली है, जितने भी GTPH की फैमिली है जो रिस्पॉन्सिबल है, उनको आप अच्छे से एक नोटबुक पे बना लो, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, पहले तो मैं इसे इरेज कर दूं ताकि आपको समझ में आए। सो इन कंपेरिजन टू एनिमल, ठीक है, रिसाइडिंग इन ए वार्म क्लाइमेट, ठीक है, एनिमल लिविंग इन ए कोल्ड क्लाइमेट नीड थर्मल इंसुलेशन। थर्मल इंसुलेशन के लिए क्या करते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड को बढ़ा लेते हैं, लेकिन वार्म क्लाइमेट में जो रहते हैं वो क्या करते हैं, उनके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा होता है। द सेल मेम्ब्रेन ऑफ लैटर वुड हैव रिलेटिवली हायर कंटेंट ऑफ, वो उनमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा होता है, लेकिन जैसे ही वो कोल्ड क्लाइमेट्स में जाते हैं, कोल्ड क्लाइमेट में रहने का कोशिश करते हैं, तो वो क्या करते हैं, उसको किस चीज़ में कन्वर्ट करते हैं, सैचुरेटेड में। सैचुरेटेड में करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, उनमें फैट रहेगा, तो फैट से क्या होगी, गर्मी सॉरी ठंडी कम लगेगी कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन में, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, ग्लाइकोलिसिस का आपको मैं ग्लाइकोलिसिस का नहीं, क्रेब साइकिल हो गया, TCA साइकिल हो गया, जो भी सारी साइकिल है उनमें कितनी एनर्जी बन रही है, यानी उनकी बायो एनर्जेटिक्स अच्छे से पढ़ लो, तो आपके लिए एक क्वेश्चन तो वहाँ से रखा हुआ है। यहाँ से आप आराम से कोई भी बता सकता है, 2 मोल ऑफ NADPH और 4 मोलिक्यूल ऑफ ATP आपको मिलेगा एक पूरा ग्लाइकोलिसिस की साइकिल में, जब 1 मोल ऑफ फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से 2 मोलिक्यूल ऑफ पायरुवेट बनेगा तब, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए। अब यहाँ पे दिया है एक डायबिटिक कीटोएसिडोसिस इंक्रीज इन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिवेटेड प्रोडक्शन ऑफ कीटोन बॉडीज, ठीक है। तो बहुत सारे लोग सोचेंगे ना कि जब ये सारे कीटोन बॉडीज बढ़ते हैं तो क्या होता है, ऐसे भी आप याद रखो, जब फास्टिंग करते हो आप, तो फास्टिंग पीरियड में कीटोन बॉडीज भी बढ़ जाते हैं। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि क्या करें, अवॉइड करें, कम से कम मतलब फास्टिंग करो, ताकि आपके अंदर कीटोन बॉडीज कम बने, और कीटोन बॉडीज जब बढ़ेगा तो लिपोलाइसिस की प्रोसेस शुरू हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। चलिए, अब आप देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सीन इन सिस्टिक फाइब्रोसिस डिजीज। सिस्टिक फाइब्रोसिस तो एक ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज है ही, लेकिन मैं आपको एक काम दे रहा हूँ, टास्क दे रहा हूँ, ठीक है। टास्क इज
You have to make a note on all the genetic disorder, whether it is autosomal recessive, dominant, sex-linked or spontaneous mutation, as like sickle cell anemia. ठीक है, तो आपको इस तरीके से सारे डिजीज को कैटेगरी में याद रखना है और कोशिश करना है कि कौन से डिजीज का क्या सिम्टम है और कैसे होता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर आप करें तो करें, लेकिन जितना मैं बता रहा हूँ उतना जरूर करो। एक चार्ट बनाओ, एक टेबल बनाओ, A4 शीट पे सारे डिजीज का नाम लिखो और गेट बाय हार्ट कर जाओ, क्योंकि आएगा तो आएगा, ये भी मेटाबॉलिक डिजॉर्डर का भी आएगा। ठीक है, तो आप एक कॉपी पे क्या करो, जेनेटिक डिजॉर्डर का बनाओ और दूसरा मेटाबॉलिक डिजॉर्डर का बनाओ। ठीक है, वो मैं ऐसे भी मैं आने वाले लेक्चर सीरीज में मैं ज़रूर ये सब चीज़ बना करके भेज ही दूंगा, जितना जल्दी हो सके छोटा छोटा वीडियो बना के भेजूंगा। लेकिन हाँ, आप अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से बना करके रखिए। ठीक है, अब हम कहते हैं स्टैटिन। स्टैटिन क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल को इनहिबिट करने का एक ड्रग है। जब हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया जब हो जाता है, कोलेस्ट्रोलमिया हो जाता है, ये मेजर कॉज है आर्थरोस्क्लेरोसिस। कहने का मतलब क्या है कि आपके हड्डी क्या हो जाएंगे, कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ड्रग जो होता है रिड्यूस द प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल, प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल को हटाने के लिए। ठीक है, तो ये प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल को इनहिबिट करने के लिए क्या होगा, क्या यूज होगा, तो कन्वर्जन ऑफ जो 3 हाइड्रोक्सिल 3 HMG-R है। ठीक है, HMG कोए जब होता है, जब आप कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस पढ़ेंगे तो वहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एक कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस का पाथवे को क्या करता है, ब्लॉक करता है स्टैटिन। ठीक है, स्टैटिन बेसिकली क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस को रोकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो आप देख रहे हैं रिडक्टेज, यही इसी को कहते हैं HMG-R। और यह एक HMG-R जो है एक ऐसा एंजाइम है, कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस में तो वही है, ये टर्पीन बायोसिंथेसिस में भी रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना है कि एक चीज़ कई जगह उपयोग होता है। बेसिकली आई एम वर्किंग ऑन HMG-R2। ठीक है, सो इट इज़ अनदर थिंग। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि मेजल्स हो गया, मम्स हो गए, ठीक है, रूबेला हो गया, और इतने वैक्सीन हैं, ये किस कैटेगरी में आते हैं। तो आपको यहाँ पे एक और काम करना क्या है कि इनएक्टिवेटेड और किल्ड कितने हैं, मतलब ये आपको बनाना है। ऐसे तो ये होगा लाइव और एटेन्यूएटेड। ठीक है, लाइव और एटेन्यूएटेड जो हैं ये सारे हैं। ठीक है, टॉक्सोइड किसका होता है, टेटनस टॉक्सोइड जो होता है, टेटनस का जो वैक्सीन होता है वो टॉक्सोइड होता है। सब यूनिट किस में डालते हैं, इनएक्टिवेट करके किल करके किसका वैक्सीन बनाया गया। तो ये आप एक चार्ट पेपर पे उसको क्लियर करो। ठीक है, और हम आगे बढ़े, चलिए। ठीक है, लाइसोसोम ऑफ ए सेल वेयर लेवल्ड विथ है लाइसोट्रैकर रेड। ठीक है, subsequently these cells were infected with GFP transfected mycobacterium and observed under fluorescence microscope. What we observe? ठीक है, तो इसका आंसर आपको बी होगा। ठीक है, क्योंकि GFP माइक्रोबैक्टीरियम जैसे होगा विल सेपरेट फ्रॉम लाइसोट्रैकर लेबल्ड लाइसोसोम। अब इसको आप समझने के लिए क्या करोगे, जरा ध्यान से सोचो। अब क्या कह रहा है यहाँ पे, सोचो, लाइसोसोम ऑफ ए सेल वेयर लेबल्ड विथ लाइसोट्रैकरेड, ये कोई केमिकल मॉलिक्यूल है जो कि ट्रैक करने के लिए डाला गया। These cells were infected with GFP targeted microbacterium. GFP टारगेट माइक्रोबैक्टीरियम है, जो माइक्रोबैक्टीरियम जो बैक्टीरिया है वो GFP टैग है। ठीक है, ऑब्जर्व फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप के अंदर लेके जाओगे तो आपको क्या दिखाई देगा, तो GFP जो माइक्रोबैक्टीरियम का है विल बी सेपरेटेड फ्रॉम लाइसोट्रैकरेड लेबल्ड लाइसोसोम। ठीक है, जैसे जैसे आपका, क्योंकि यही तो इंडिकेट करेगा एक दूसरे को बदलने में कि वो कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करें। तो जैसे जैसे जाएगा GFP क्या होगा, अलग होते जाएगा, और लाइसोट्रैकरेड उसमें के लाइसोसोम वाले में अटैच होता आपको दिखेगा, यानी इसकी इंटेंसिटी आपको ज़्यादा दिखेगी। ठीक है, तो आप इस तरीके से दोनों में डिस्टिंग्विश कर पाओगे। ठीक है, चलिए अब है कि इन प्रिपरेशन ऑफ ह्यूमनाइज्ड एंटीबॉडी, ह्यूमन का एंटीबॉडी बनाना है। Part of antibody molecule is taken from a mouse and then remaining is taken from that of the human through genetic engineering technique. Which one of the following statement is true for humanized antibody? अब आप पढ़ो, HDRs of a mouse IgG is fused with the framework of region of human IgG. CDR of human IgG is fused with the framework region of mouse IgG. CDR of mouse IgG is fused with the CDRs of human IgG. Framework of region of mouse of IgG is fused with the framework region of IgG. तो आंसर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। CDR जो माउस का IgG है उससे क्या करेंगे, उसके फ्रेमवर्क से रीजन जो ह्यूमन का IgG फ्रेमवर्क रीजन जो है ह्यूमन IgG का, उससे आप फिक्स कर दोगे। ठीक है, तो वो एंटीबॉडी क्या बन जाएगा, ह्यूमनाइज्ड
बॉडी आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इसके बारे में पढ़ भी लीजिए, CDRs बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए, ड्यूरिंग एंटीजन प्रेजेंटेशन बाय एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, अब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि कौन कौन सा सेल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं। जैसे मैं आपको एक बता देता हूँ, मैक्रोफेजेस होते हैं और डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं। और आपको और कमेंट में लिखना है कि और एक सेल और होता है जो कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होता है, वो उसका नाम क्या होता है, ठीक है। चलिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में कभी कमेंट नहीं करते हो, मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है कि आपके लिए मैं काम कर रहा हूँ और आप मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप अपने लिए आप कमेंट करोगे तो मुझसे कुछ नहीं मिलेगा। आप जब कमेंट करोगे तो मुझे पता चलेगा हाँ आप मेरी वीडियोज़ को लाइटली नहीं ले रहे हो। लाइटली मैं कोई भी वीडियो ऐसा नहीं बना रहा जिसमें लाइट लिया जाए, ठीक है। दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, सो प्लीज़ फोकस करो, ठीक है। सो प्रोसेस एंड प्रेजेंटेड टू द T सेल द कंटेंट ऑफ MHC एंटीजन, वायरल एंटीजन आर प्रोसेस्ड बाय, तो इसका आंसर होगा 1। क्यों? बाय प्रोटियोजोम एंड प्रेजेंटेड अलॉन्ग विद MHC 1 एंटीजन। अब T सेल कह रहा है, B सेल होता है तो MHC 2 होता, और यहाँ पे T सेल है तो एंटीजन का क्या होगा, MHC +1 होगा। तो जितना 2 है वो तो ऐसे ही गायब हो गया। तो आपका A और B ही आपका राइट आंसर था, ठीक है। आपको जो आंसर चूज करना है वो जैसे ही T सेल कह दिया तो पहला ही बात पहली ही रास्ते में पहले फुर्सत में निकाल लो, MHC 2 के जो क्लासेस हैं उसको ऐसे काट दो, अलग कर दो। अब MHC 1 का ही आंसर होगा, या तो 1 हो या तो 2 होगा। अब कह रहा है 1 क्या कह रहा है, बाई प्रोटियोजोम एंड आर प्रेजेंटेड अलॉन्ग विद द MHC 1, और दूसरा कह रहा है इंडोजोम एंड आर प्रेजेंटेड अलॉन्ग विद द MHC 1। नहीं, यहाँ पे डिग्रेड किया जाएगा। जो भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होगा वो वायरल एंटीजन को क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, यानी प्रोटियोजोमल मेडिएटेड डिग्रेडेशन कराएगा, और फिर उसके कुछ पार्ट को उठा करके MHC 1 के साथ प्रेजेंट कराएगा। ये होता, ठीक है। समझ में आई बात? चलिए फिर, और ये सब चीज़ों को पढ़िए, ठीक है। इम्यूनोलॉजी का तो मैं अभी लेक्चर नहीं बता रहा, लेकिन आपको कोशिश करना है। टिकोइक एसिड पहले भैया दिमाग में रखो कि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में होता है, ठीक है। टिकोइक एसिड ग्राम पॉजिटिव में होता है, ग्राम नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। और यह एक जो टिकोइक एसिड है, ग्रोथ जो बैक्टीरियल ग्रोथ होता है उसमें रिस्पॉन्सिबल होता है, और वो एक्टिवेट होता है ऑटोलाइसिन से के थ्रू, ठीक है। तो ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। DNA फ्रैगमेंट वाज क्लोन्ड एट इको-R1 रिस्ट्रिक्शन साइट। तो अब इको-R1 साइट पर क्या किया गया, आपका इको-R1 साइट पर क्या है, ए DNA फ्रैगमेंट वाज क्लोन एट रिस्ट्रिक्शन साइट, इको-R1 रिस्ट्रिक्शन साइट। तो यहीं पे आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, GOI, ठीक है। प्लाज्मिक वेक्टर कंटेन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन ऑफ कैनामाइसिन एंड स्पेक्ट्रोमाइसिन, ठीक है। कैनामाइसिन है और एक स्पेक्ट्रोमाइसिन है, जो भी हो। इट वाज ऑब्जर्व दैट द ऑल पॉजिटिव क्लोन containing the DNA fragment of inserted grew on the medium with kanamycin but not on the media containing spectramycin. In this observation, which one of the following statement would be explained? अब थोड़ा सा समझ लो इस चीज को, ठीक है। एक आपका क्या हुआ, वेक्टर है, ठीक है। वेक्टर में एक कैनामाइसिन है और दूसरा है स्पेक्ट्रोमाइसिन, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जितने भी पॉजिटिव क्लोन्स हैं, पॉजिटिव क्लोन कह रहा है कि it was observed that all the positive clone containing DNA of interest grew on kanamycin but not on spectramycin। तो स्पेक्ट्रोमाइसिन के आसपास में क्या है, आपका कौन सा साइट है, DNA fragment was cloned at eco-R1 restriction site, ठीक है। of a plasmid vector, it was observed that the all positive clone जो है DNA fragment grew on kanamycin but not on spectramycin। स्पेक्ट्रोमाइसिन पर वो ग्रो नहीं हो पा रहे। इसका मतलब ये है कि जीन ऑफ इंटरेस्ट कैनामाइसिन के रेजिस्टेंट वाले जीन के आसपास में है। तो इसका राइट ऑप्शन है कि इको-R1 साइट वाज लोकेटेड विद इन स्पेक्ट्रोमाइसिन रेजिस्टेंट जीन। समझा? क्योंकि अगर एक कैनामाइसिन में होता तो वो ग्रो ही नहीं करता कैनामाइसिन पे, ठीक है। कैनामाइसिन वाला तो डिस्टर्ब हो जाता, ठीक है। तो जो जीन इंस्ट्रक्ट हुआ है वो इको-R1 की साइट पर वो स्पेक्ट्रोमाइसिन में है, ठीक है। समझ में आई बात? चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। इसको ध्यान से देखिए। ए DNA encoding an eukaryotic gene was ligated to an expression vector
which was then introduced into E. coli for expression of protein. ठीक है, the experiment result in poor expression of E. coli. However, the expression improved significantly in Rosetta strain. Demonstrate that. अब इस चीज को आप तभी समझ पाओगे जब आप प्रोटीन एक्सप्रेशन पे काम करते हो, ठीक है। अब एक क्या कर रहा है कि एक cDNA इनकोडिंग यूकैरियोटिक जीन वाज लाइगेटेड विद द एक्सप्रेशन वेक्टर, और उसे ई कोलाई का स्ट्रेन में उसको क्या किया गया, उसको कर दिया गया। तो जब उसका रिजल्ट देखा गया तो प्रोटीन बहुत ही क्या हो रहा था, लेस एक्सप्रेस कर रहा था, और उसको उठा करके उसने रोजेटा स्ट्रेन में दिया। रोजेटा एक मॉडिफाइड स्ट्रेन ऑफ ई कोलाई है जो कि खास करके प्रोटीन को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। जब मान लो कि कोडोन चेंजेस होते हैं ना, तो कोडोन बैसनेस को क्या करता है, हटाता है। तो कोडोन बैसनेस इज द राइट आंसर। रोजेटा स्ट्रेन यूज ही होता है प्रोटीन एक्सप्रेशन तब हम करते हैं जब ई कोलाई में फेल हो जाता है, तो रोजेटा स्ट्रेन हम लोग यूज करते हैं ताकि वो प्रोटीन जो मॉडिफाई हो जा रहा है, बेस चेंजेस हो जा रहे हैं, ठीक है, तो वो कोडोन बैसनेस क्या हो, हट जाए और हमारा प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट क्या अच्छे से एक्सप्रेस कर पाए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग पार्ट 2. I will start part 3. Thank you so much. Bye. Take care.